आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का, और जिसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, यानी कालेब और इसका यानी मक्ता कैसे हम मालूम करेंगे, तो वो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने आउटलाइन भी इस चैप्टर की देखी थी कि हमने कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम बच्चों आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.1, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, यानी कालेब का तारुफ। इसमें कालेब की डेफिनेशंस को भी हम देखेंगे इस लेक्चर में, इसका यूजेस कहाँ पे होता है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। इसकी डेफिनेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। और जो चीज़ आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे एक एक्सरसाइज है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसको भी आज के इस लेक्चर में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, यानी कालेब का तारुफ। इसका इंट्रोडक्शन से हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का यूज़ देखेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशंस को और इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया था उन मैथमेटिशियन के बारे में देखेंगे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, उनकी पैदाइश क्या थी। तो बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन ये है कि लफ्ज़ जो वर्ड मैट्रिसेस है और डिटर्मिनेंट, यानी दी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की फील्ड में यानी कि हमने क्या किया, यूज़ किया कि इसको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को फिज़िक्स में भी, स्टैटिस्टिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड अदर ब्रांचेस ऑफ अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन दी एज ऑफ कंप्यूटर साइंसेस में। ठीक है, यानी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का इस फील्ड में क्या है, इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, और अगर हम बात करें मैट्रिसेस के यूजेस की, तो ये एक्चुअली कंप्यूटर की स्पीड को हाई करने के लिए भी मैट्रिसेस यूज़ किया जाता है, यानी कंप्यूटर की स्पीड को तेज़ करने के लिए भी हम क्या करते हैं, मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि इसका आइडिया किसने दिया था मैट्रिसेस का। एन इंग्लिश मैथमेटिशियंस, यानी आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हु गेव द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस। तो जवाब ये होगा, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन 19th सेंचुरी आर्थर केले गेव द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यानी इंग्लिश मैथमेटिशियन था 19th सेंचुरी में आर्थर केले, जिसने हमें दिया आइडिया किसका, मैट्रिसेस का। ठीक है, और इसके बाद इसकी थ्योरी भी डेवलप्ड की गई, और उस मैथमेटिशियन का नाम था, यानी 2 मैथमेटिशियन थे मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस कराने वाले। मैट्रिसेस को फर्स्ट टाइम यानी कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जेम्स सेल्विस्टर। ठीक है, फिर बाद में मैट्रिसेस की जो थ्योरी थी उसको जो इंट्रोड्यूस करने वाला था वो था आर्थर केले। ठीक है, तो इसका सन ये है 1858 में क्या की गई, थ्योरी पेश की गई मैट्रिसेस की। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो बच्चों यहाँ से हमारा फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट होने वाला है 1.1, जिसका नेम है मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि डिफाइन द मैट्रिक्स, यानी क्या करें आप, मैट्रिक्स की तारीफ़ करें, इसकी तारीफ़ क्या होगी। सिंपल आपने क्या लिखनी है इस डेफिनेशन में, सबसे पहले मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ, फिर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि आपने कैसे लिखनी है। ठीक है, मैट्रिसेस और कुछ भी नहीं है, जस्ट ये क्या है, रियल नंबर्स की अरेंजमेंट है रेक्टेंगल फॉर्म में। बस इतना ही आप तारीफ़ में बता दें तो आपको कंप्लीट नंबर दे दिए जाएंगे।
ठीक है, यानी अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, रियल नंबर्स की अरेंजमेंट होती है इन रेक्टेंगल फॉर्म में, उसको हम क्या नाम देंगे, मैट्रिसेस यानी कालेब का नाम देंगे। यानी उर्दू में अगर हम इसकी तारीफ़ करें कि हकीकी नंबरों की मदद से एक मुस्ततीली बनावट, ठीक है, कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1.1 जिसका नेम है मैट्रिक्स, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाएगा, डिफाइन दी मैट्रिक्स। वो कहेगा कि कालिब की क्या करें, तारीफ़ करें, ठीक है। तो बच्चों सिंपली में अगर आपको बताऊं कि मैट्रिक्स होता क्या है, कालिब क्या होता है, बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्चुअली इसमें है क्या, और कुछ भी नहीं है, सिंपल नंबर्स हैं, रियल नंबर यानी हकीकी नंबर्स, ठीक है। वो कैसे हैं, किस शेप के हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ उर्दू में, ठीक है, उर्दू एंड हिंदी में, ठीक है। ओके, तो आपने सिंपली इसको कैसे डिफ़ाइन करना है कि कालिब क्या होता है। कालिब बच्चों एक्चुअली बनावट होती है मुस्ततील टाइप, ठीक है। किस तरह की, किन की बनावट होती है, वो नंबर्स की बनावट होती है, ठीक है। यानी हकीकी नंबर की मदद से एक मुस्ततीली बनावट, जिसको क्या कर दें, बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर दें उन नंबर्स को जिनको हमने तरतीब दिया किस शक्ल में, मुस्ततील शेप में, उसको हम क्या नाम देंगे, मैट्रिक्स का ही नाम देंगे बच्चों, ठीक है। क्या कहेंगे, दोबारा से मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि आपने कैसे उर्दू में इसकी तारीफ़ लिखनी है, फिर मैं इंग्लिश में भी आपको बता देता हूँ आसान वर्डिंग में, ठीक है। यानी हकीकी अदाद की मदद से एक नंबर्स की मुस्ततीली बनावट, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि हकीकी नंबर्स की मुस्ततीली बनावट, ठीक है। हकीकी जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको क्या कर दें, एक तरतीब दे दें किस शेप में, मुस्ततील शेप में, फिर उन नंबर्स को क्या कर दें, बड़ी ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें, ठीक है। तो उसको क्या नाम देंगे, मैट्रिक्स यानी कालिब का नाम देंगे, ठीक है। अब हम डिफ़ाइन करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में इसको देख लेते हैं कि आपने कैसे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने कैसे इसको डिफ़ाइन करना है। अ रेक्टेंगुलर अरे, अरे मीन वही मैंने जिस तरह से उर्दू में कहा, यानी अरेंजमेंट या फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, ठीक है, नंबर्स की कलेक्शन, किन नंबर्स की, रियल नंबर्स की, इनक्लोज बाय अ पेयर ब्रैकेट, उनको क्या कर दें, इनक्लोज कर दें पेयर ब्रैकेट में, तो बच्चों उसको हम क्या नाम देंगे, मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो सपोज करते हैं बच्चों, मेरे पास यहाँ पे सपोज किया कि 1 3 4 7 2 0, ये बच्चों मेरे पास हैं रियल नंबर्स, ठीक है। इनको मैंने मुस्ततील शक्ल में तरतीब के साथ लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसको इनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया बड़ी ब्रैकेट में, तो इसी को ही क्या नाम देंगे, मैट्रिक्स का ही नाम देंगे बच्चों, ठीक है। समझ आ गई है ना। ओके, अब हम देखते हैं इसकी नोटेशन क्या है। नोटेशन बच्चों आपने इसको कैसे डिनोट करना है, यहाँ पे द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय द इंग्लिश कैपिटल लेटर, यानी ABCDEF, आपकी मर्ज़ी है, कैपिटल लेटर जिससे भी आप इसे डिनोट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। यह है इसकी नोटेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिमेंट्स या इंट्रीज़ क्या होती हैं। क्या मतलब एलिमेंट्स या इंट्रीज़ मैट्रिसेस की, यानी कि कालिब के अरकान या अंदराज क्या होते हैं। तो बच्चों कालिब के अरकान या अंदराज वो नंबर्स होते हैं जो कालिब को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब देखो कालिब को बनाने के लिए कौन कौन से नंबर इस्तेमाल हुए हैं, 1 3 4 7 2 0, तो इन्हीं नंबर्स को बच्चों क्या नाम देंगे, इंट्रीज़ का नाम देंगे या एलिमेंट्स का नाम देंगे, ठीक है। यानी कि कालिब के अरकान या अंदराज क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो कालिब को बनाने में इस्तेमाल होते हैं बच्चों, ठीक है। उन नंबर्स को हम क्या नाम देंगे, कालिब के अरकान या अंदराज का नाम देंगे, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि एलिमेंट्स या इंट्रीज़ ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होंगी, उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो हम अब डिफ़ाइन करते हैं इसको, ठीक है।
अभी हमने डिफाइन किया कि इंटीज या एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। दी रियल नंबर्स यूज्ड इन मैट्रिक्स, यानी वो हकीकी नंबर जो कालिब में इस्तेमाल होते हैं, उन नंबर्स को क्या नाम देंगे, एलिमेंट्स या इंट्रीज का, किसकी, कालिब की यानी मैट्रिक्स की। ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 3 -5 6, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। तो इस कालिब की बात करें 2 3 -5 6 क्या कहलाएंगे बच्चों, इस कालिब ए की एलिमेंट्स या इंट्रीज कहलाएंगे, यानी अरकान या अंदराज कहेंगे कालिब ए के। ठीक है, समझ आ गई। ये हैं क्या इंट्रीज या एलिमेंट्स। कोई भी पूछे तो आप लोगों ने ये बताना है कि वो नंबर जो कालिब को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उन नंबर्स को क्या नाम देते हैं, अरकान या अंदराज, या दूसरे लफ्ज़ों में इंट्रीज या एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम 1.1 आर्टिकल को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम देखते हैं 1.1.1। ठीक है, जिसमें क्या है, रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारा 1.1 का सेकंड आर्टिकल है। ठीक है, इसमें बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द रोज़ एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि कालिब की कतार या कॉलम क्या होते हैं, ये आप बताएं। ठीक है, तो वो बहुत ही आसान है। आपने कैसे इसको डिफ़ाइन करना है तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका जवाब ये होगा कि वो एलिमेंट्स जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखे जाएं, उन को क्या नाम देंगे, उन एलिमेंट्स को यानी रो का नाम देंगे। ठीक है, यानी दी एलिमेंट्स विच आर रिटन इन हॉरिजॉन्टल वे। ठीक है, यानी नंबर्स की किस शेप में, अगर वो उफ की शेप में दिए जाएं तो उस वे को क्या नाम देंगे, रो का नाम देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 0। अब इसको कैसे आपने रीड करना है, अगर इस तरह से रीड करना है कि सर रो में हम क्या देखेंगे 1 2 0 3 5 4 2 1 -1। ठीक है बच्चों, तो ये जो हॉरिजॉन्टली वे के साथ नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इस शेप को क्या नाम देंगे, रो का नाम देंगे। ये क्या है, हमारे पास सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, यानी R1 मीन पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, आपने सिंपली इसी तरह से ही डिफ़ाइन करना है एग्ज़ाम में भी कि दी एलिमेंट्स विच आर रिटन इन हॉरिजॉन्टल वे, वो सारे वो नंबर्स, वो एलिमेंट्स, वो अरकान जो उफ़की हालत में लिखे जाएं, ठीक है, उनको क्या नाम देंगे, रोज़ का नाम देंगे। ठीक है, अब इसमें कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं। ठीक है, ओके। अब कॉलम क्या होगा, दी एलिमेंट्स विच आर रिटन इन वर्टिकल वे। ठीक है, एलिमेंट्स को किस फॉर्म में लिखें, अगर वर्टिकल फॉर्म में लिखें तो उनको क्या नाम देंगे, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स का नाम देंगे। जैसे 2 0 3 3 1 2 5 1 5 -1 1। ठीक है, इसमें देखें ये जो फॉर्म होगी ये वर्टिकल को शो करेगी, और वर्टिकल वे के साथ जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए जाएं, उन एलिमेंट्स को यानी कि हम कॉलम का नाम देते हैं। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। ठीक है बच्चों, अगर हम रियल लाइफ में इसके एग्जांपल देखें तो वो होगी बच्चों हमारे पास एग्जांपल, यानी जैसे हम रात को सोते हैं तो वो जो हमारी शेप होती है, उस शेप को आप रो का नाम दे सकते हैं। ठीक है, और दिन के समय जब हम चलते हैं तो ये आप कंसीडर कर लें क्या, कॉलम। ठीक है, तो ये हो गए रियल लाइफ में, और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ओके। तो इसका यहाँ पे नोट देख लें ज़रा। नोट क्या है कि ऑल रोज़ हैव सेम नंबर, यानी कि अगर कंप्लीट रो में क्या हूँ, सेम नंबर हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड ऑल कॉलम में, सब रो में और सब कॉलम में क्या हूँ, सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हूँ, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज़ एंड कॉलम, यानी लेकिन जो नंबर होंगे रो में या कॉलम में, यानी कतार में या कॉलम में, वो क्या होंगे, मे नॉट बी या सेम, वो क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, ये है इसका नोट बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये कॉलम
और रो के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना। तो देखें बच्चों, अब आपने सिंपली जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं इन लाइंस को हम क्या नाम देते हैं, रो का नाम देते हैं। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं बच्चों उनको हम कॉलम का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, यानी कि आगे डेफिनेशन आने वाली है। तो वो है आर्टिकल बच्चों, आर्टिकल 1.1.2। पहले हमने देखा था 1.1.1, अब हम देख रहे हैं 1.1.2 जिसका नेम है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि कालेब का मर्तबा क्या होता है बच्चों। तो सिंपली अगर पहले हमें इसको डिफ़ाइन कर लें तो बच्चों आपने कैसे इसको डिफ़ाइन करना है कि कालेब में मौजूद कतारों और कालमों की तादाद को क्या नाम देते हैं, कालेब का मर्तबे का नाम देते हैं। ठीक है, समझ आ गई ना। यानी आपके पास एक कालेब जो दिया जाएगा उसमें कतारों की तादाद देखेंगे और कालमों की तादाद देखेंगे, उनकी तादाद को क्या नाम देंगे, कालेब के मर्तबे का नाम देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं इंग्लिश में, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उन्होंने कैसे इसको डिफ़ाइन करना है। द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, कालेब में मौजूद कतार और कॉलम स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, वो क्या करते हैं, उसके मर्तबे का तयन करते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स एम, यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स एम हो, हैज़, उसमें क्या हो, एम रोज़ हो और एन कॉलम हो, देन एम इज़ सेड टू बी ऑफ ऑर्डर ऑफ एम बाई एन। उस एम को क्या नाम देंगे, ऑर्डर एम बाई एन का नाम देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक डेफिनेशन कंप्लीट हो गई किसकी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ये सिंपली बच्चों अगर आपको ये बहुत बड़ी डेफिनेशन लग रही है तो अब आपको मैं आसान वर्डिंग में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंपली, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को सिंपली यहाँ से भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैंने दो डेफिनेशन, या ये वाली कर लें कंप्लीट या नीचे वाली। वो क्या है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ एम रोज़, यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो जिसमें एम रोज़ हों और एन कॉलम्स हों, एंड एन कॉलम्स, देन एम बाई एन या एम क्रॉस एन इज़ कॉल्ड दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो बच्चों आप सिंपली इस फॉर्म में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये कंप्लीट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ क्या हैं, एक रो है 1 2 3, उसमें एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो में 1 0 2 हैं। तो एग्जांपल है बच्चों मेरे पास, यानी एम, जिसमें रो में कौन कौन सा एलिमेंट 1 2 3 1 0 2। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, एम बाई एन, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें देखें एम किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, इसमें 2 रोज़ हैं, और नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें कितने हैं, 1 2 3, यानी इसमें कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो इसका ऑर्डर ऑफ हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, एम बाई एन। तो बच्चों सिंपली आपने एम की जगह लिख देना है नंबर्स, और कॉलम की जगह यानी कि लिख देना एन की जगह। तो इसमें रोज़ कितनी है, यानी कि जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, एम उसमें कितने हैं, 2, और रोज़ को, कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, और इसमें एन कितने हैं, 3। तो इस मैट्रिक्स एम का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो कि बहुत ही आसान है। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका ऑर्डर, तो सबसे पहले हम एम को क्यों लिखते हैं, पहले एन को क्यों नहीं लिखते। ठीक है, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफ़ाइन करते हैं तो सबसे पहले उसमें पहले कतार को लेते हैं, फिर बाद में कॉलम को लिखते हैं। ये ऐसा क्यों है, तो वो जो इसके पीछे भी कुछ कहानी है। 19वीं सदी में एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था, उसने भी यानी लोगों को यकीन दिलाने के लिए, उन्हें कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए भी उन्होंने लोगों को कन्वेंस किया था। तो उस वक्त लोग भी उनसे ये पूछने लगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं कि मैट्रिक्स के ऑर्डर को आप कह रहे हैं कि सिंपल हम क्या कर सकते हैं, पहले रोज़ को लिख सकते हैं, बाद में ही कॉलम को लिख सकते हैं, क्या ऐसा क्यों है। तो मोज़ले जो था उसने
समझाने के लिए कंप्लीट कंसेप्ट दिया कि देखो भाई, जैसे ही कायनात तख्लीक की गई तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले ज़मीन यानी कि बिछाई, ठीक है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने से पहले सबसे पहले अल्लाह ताला ने हॉरिज़ॉन्टली फ़र्श को बिछाया, यानी कि ज़मीन को बिछाया, ठीक है। ये हो गई हमारे लिए कतार सबसे पहले। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वर्टिकल शेप में यानी कि कॉलम की शेप में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने ये चीज़ लोगों को बताई कि इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही आर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करेंगे तो उसको जैसे ही यानी कि रिप्रेजेंट करेंगे तो उस टाइम हम सबसे पहले ज़िक्र करेंगे रो का, फिर बाद में ज़िक्र करेंगे कॉलम का, ठीक है। तो ये थी बच्चों उस के पीछे कहानी, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं जिसका नेम है आर्टिकल 1.1.3 और उसका नेम है इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। ये लास्ट डेफिनेशन है हमारी। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट आर द इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। तो बच्चों इक्वल लफ्ज़ आ गया, इसका मतलब हमारे पास मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास दो मैट्रिसेस का होना कंपलसरी है। तो उस वक्त ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये इक्वल कब होंगे। तो इक्वल होने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, तो वो बच्चों कंडीशंस हम देखते हैं कि कब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, और इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो बच्चों इसका आंसर ये होगा, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, यानी दो मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस का नाम देंगे। कब और कैसे, उस दो मैट्रिसेस में बच्चों अगर पहली कंडीशन है आर्डर ऑफ ए इक्वल टू आर्डर ऑफ बी, ठीक है। पहले नंबर पे यानी जो डिटर्मिनेंट जो मैट्रिसेस का ही वर्ड बोलेंगे हम, मैट्रिसेस ए एंड बी, पहले ही कंडीशन ये है इक्वल मैट्रिसेस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले उनका आर्डर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी इस मैट्रिसेस का सपोज कर लेते हैं कि आर्डर 2/2 है तो इसका भी आर्डर 2/2 होना चाहिए। अगर इसका 3/3 है तो इसका भी 3/3, इसका अगर 3/2 है तो इसका भी आर्डर 3/2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इक्वल मैट्रिसेस चेक करने के लिए उसकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो बच्चों दूसरी कंडीशन ये है कि उस दो मैट्रिसेस के मुतनाज़रा अरकान भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इक्वल प्रूफ करने के लिए इक्वल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होगा उन दो मैट्रिसेस के कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज, यानी सपोज दैट मेरे पास ये एक एग्जांपल है। सबसे पहले अगर हम पहली कंडीशन देखें वो क्या है कि इन दोनों का आर्डर इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम आर्डर के ऊपर बात अगर करें तो इस मैट्रिसेस ए का आर्डर क्या है, इसमें दो कतारें हैं दो कॉलम है तो इसका आर्डर हो गया 2/2। इसमें देखें इसमें भी दो कतारें हैं और दो कॉलम है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई, इन दो मैट्रिसेस को इक्वल प्रूफ करने के लिए फुलफिल हो गई, यानी इन दोनों का आर्डर क्या है, इक्वल है, ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर पे हमने बात की कि इसमें कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम पहले मैट्रिक्स में देखें पहली रो में जो एलिमेंट्स हों वही एलिमेंट्स पहले दूसरे मैट्रिक्स के पहली रो में होने चाहिए। तो यहाँ पे दो है, पहला एलिमेंट मैट्रिसेस ए का, तो सेकंड मैट्रिसेस में पहले एलिमेंट को देखें इसमें भी दो है, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों होता है कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, यानी मुतनाज़रा अरकान। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 + 0 3 ही आएगा ना। अब सेकंड रो की अगर हम बात करें ये -5 है तो सेकंड मैट्रिक्स में -3 -2 -5 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 6 है तो इसकी जगह 1 + 5 6 ही होगा। तो ये हैं बच्चों कंडीशंस फुलफिल होने के लिए इक्वल मैट्रिसेस को, ठीक है। तो सिंपल अगर हम बात करें कि इक्वल मैट्रिसेस कौन से मैट्रिक्स होंगे तो बच्चों दो मैट्रिक्स आपस में उस वक्त इक्वल होंगे जब यानी कालेब ए का मर्तबा बराबर होना चाहिए कालेब बी का मर्तबा, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि कालेब ए में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स कालेब बी में होने चाहिए उन्हीं जगह पे, यानी कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज यानी मुतनाज़रा अरकान भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हैं कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस बच्चों आप लिखेंगे तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन कंप्लीट होगी।
अदरवाइज़ यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो कोई नहीं, इसके नंबर भी नहीं मिलेगा आपको। इफ़ के आगे जो बात आ रही है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इक्वल मैट्रिसेस को डिफ़ाइन करने के लिए बच्चों, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशंस बच्चों 1.1 आर्टिकल की कुछ। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा, उसमें हम बच्चों स्टार्ट करेंगे इस यानी कि ये जो हमारे पास आर्टिकल 1.1 था इसके रिलेटेड अब एक आगे एक्सरसाइज आ रही है, तो उसको हम सेकंड लेक्चर का नाम देंगे। उस सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। उसमें जितने क्वेश्चन होंगे उस एक्सरसाइज में वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की इस लेक्चर में जो डेफिनेशंस, जो पॉइंट अगर बच्चों आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में बता देना है, ठीक है। और नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं अपना जो भी आपको अगर पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो वहाँ से भी आप बराह रास्त मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने कंसेप्ट बढ़ाई रखिए, ठीक है। कोई भी अगर क्वेश्चन आपको यानी कोई भी पार्ट या कोई भी पॉइंट अगर क्लियर ना हो रहा हो तो आप यानी कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं, ठीक है। और फीडबैक लाजमी दीजिएगा, ओके। अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें।